वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। इस वीडियो में करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के आउटलुक और यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं, कंपनी का बिजनेस आखिर है क्या। सभी को पता होगा फाइन ऑर्गेनिक्स एक केमिकल कंपनी, पर केमिकल कंपनी में करता क्या है काम, और पूरे उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे और थोड़ी बहुत बिजनेस के बारे में जानकारी लेके शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस और थोड़ा बहुत टेक्निकल के साथ हम आपको कराएंगे, यहाँ पे एक ओपिनियन देंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। अभी मैं कुछ फटाफट चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप हमारी सारी टिप्स वगैरह फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पे हम लोग केवल दो चीज़ें डालते हैं, एक हमारा वीडियो और एक हमारी सारी टिप्स। और वहीं पे अगर आपको सारी स्टॉक मार्केट की खबरें एक साथ एक जगह देखनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये बहुत ही अलग टेलीग्राम चैनल है, बाकी जैसे नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से, यहाँ पे अगर आप देखोगे ईटी नाउ या फिर CNBC हो या फिर मनी कंट्रोल हो, सभी जगह से न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे आ जाती है। यहाँ पे कॉन कॉल, ब्रोकरेज रिपोर्ट सब आ जाती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री है, बाकी चैनल्स की तरह कोई भी तरह की पेड सर्विस नहीं है। केवल और केवल आप चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए और कुछ फटाफट अपडेट देना चाहूँगा। ऑन मोबाइल जो मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाया था, हमने बोला था कि रिजल्ट्स खराब है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वो अच्छा है, बट आज अगर आप देखोगे 7% डाउन है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का हमने लेवल दिया था कि 650 पे एक अच्छी खासी 1650 पे एक अच्छी खासी बाइंग बनेगी रिजल्ट खराब होने के कारण, और आज बिल्कुल वही हुआ। 1640 आया और 1750 वापस अभी आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे हमने बोला था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। 2142 का टारगेट दिया था और लगभग वो भी अचीव हुआ है। CDSL आज 1000 पार हो चुका है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो बाकी सभी तरह की जो टिप्स थी हमारी, अगर आप देखोगे FL इंडिया, उस पर हम लोग बुलिश थे, तो वो आज अगर आप देखोगे तो उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी मिली है। तो लगभग सभी तरह की जो हमारी टिप्स थी वो यहाँ पे सही होती हुई आई है। एकदम 100% आप अगर आप देखोगे तो सभी यहाँ पे चीज़ें एकदम वैसे चल रही है। तो सभी तरह की सटीक टिप्स के लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है, फाइन ऑर्गेनिक्स की फटाफट बात कर लेते हैं। हम एक बार रिजल्ट्स पे एक बार फटाफट नज़र डाल लेते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से अगर आप देखोगे रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है और पिछले साल से भी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। बट यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे जो सभी को प्रॉब्लम में लाई है वो ये है कि पिछले साल से इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो उससे बड़ा है। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है अगर आप देखोगे तो किसी भी तरह का एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे जो एक आइटम है वो है यहाँ पे 28,000, अगर आप देखोगे तो 28,000 लैक्स का यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसके भी यहाँ पे एक और रीज़न क्या है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने का, कि इन्फ्लेशन। इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में आपको बताएंगे। और अगर आप देखोगे 40 रुपये का इसका EPS है, तो अगर आप इसकी 3000 की प्राइस से इसको आप डिवाइड करते हो तो लगभग यहाँ पे जो P बैठेगा वो बहुत ज़्यादा बैठेगा, और बाकी जो केमिकल कंपनीज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट या बाकी सभी कंपनीज़ का जो P आता है वो थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखोगे 40 की रेंज में होता है, और इसका P 75 है। तो ये ऑलरेडी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। बट मैं हर बार बोलता हूँ केमिकल कंपनी सभी अलग अलग होती है, आप इसको किसी और केमिकल कंपनी से मत कंपेयर कीजिएगा। अगर इनके कोई पीयर होंगे तो हम आपको ज़रूर उसके बारे में कंपैरिजन में कवर करेंगे। अच्छा, कंपनी ने यहाँ पे 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्विक अपडेट था हमारा यहाँ पे। और बाकी जो बैलेंस शीट में जो चेंजेस हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बिजनेस को समझ लेते हैं कि ये करता क्या है और वो सारी क्या क्या चीज़ें इनमें इनके बिजनेस में है। तो पहले अपन बिजनेस को ही समझेंगे, क्योंकि हमसे अच्छा, ये जो वीडियो है फाइन ऑर्गेनिक्स का, ये हम लोगों की रिकमेंडेशन पे बना रहे हैं। हमें बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप किया था, बहुत से लोगों ने कमेंट में भी बताया था कि फाइन ऑर्गेनिक्स पे वीडियो बनाइए, तो हम उसके लिए आ गए हैं आपके लिए। किसी भी तरह का स्टॉक अगर आपको चाहिए कि हम यहाँ पे आपके लिए एनालाइज करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको बता सकें। चलिए, फाइन ऑर्गेनिक्स एक ओलियो केमिस्ट्री में काम करती है। अच्छा, ओलियो केमिस्ट्री समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में बता देता हूँ। प्लांट्स जो होते हैं, अपने प्लांट से कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स निकाले जाते हैं और उनको उनसे है ना केमिकल बनाया जाता है, तो उसको ओलियो केमिस्ट्री कहा जाता है। ये एकदम साधारण भाषा में समझा दिया है। अगर आप केमिस्ट्री के यहाँ पे अगर स्टूडेंट होंगे या उस फील्ड से होंगे तो आपको और ज़्यादा टेक्निकल टर्म पता होगी, बट यहाँ पे सभी को समझाने के लिए ओलियो केमिस्ट्री का मतलब होता है प्लांट से कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं और उनसे यहाँ पे केमिकल बनाया जाता है। तो अगर आप देखोगे फाइन ऑर्गेनिक्स एक ग्रीन केमिकल है, ठीक है ना, मतलब जो एक बेसिकली ग्रीन केमिकल कंपनी है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में, ये सबसे ज़्यादा एडिटिव्स बनाते हैं। एडिटिव्स किस किस के बनाते हैं? फूड, पॉलीमर्स, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स वगैरह। एडिटिव्स बेसिकली कुछ नहीं होता, एक है ना, आप अगर आप देखोगे तो एडिटिव्स बेसिकली है ना थोड़ा एड ऑन एक फीचर होता है सभी चीज़ों के लिए, और ये आपके ओवरऑल है ना लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं और फूड एडिटिव्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये स्टैब्लिश प्लेयर है, अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर इनका बहुत ज़्यादा नाम है। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर इनकी लीडरशिप है, ग्लोबल में बहुत बड़े रेप्यूटेड प्लेयर है, ठीक है। उसी के अलावा इन लोगों की जो ये है बेसिकली इंडस्ट्री है, ये इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशंस है। मतलब अगर आप देखोगे इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी यहाँ पर रिस्क कम होगी। अगर आप देखोगे कोई जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो केवल पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, जैसे अगर अपन देखेंगे कि जो अपना अमाइंस वाली इंडस्ट्रीज़ है, वो दो ही तरीके की इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होती है, जिनमें से फार्मा है और API है, ठीक है। फार्मा API है और दूसरा अपना एग्रोकेमिकल्स है। तो उनमें है ना इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन इतना नहीं है, बट पर्टिकुलरली फाइन ऑर्गेनिक्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। और इतना ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अपन ने ना नवीन फ्लोरोसेंट के केस में देखा था। उनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रेंज के और डाइवर्सिफाइड कस्टमर को और इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। चलो, अगर आप देखोगे बाकी ये लोग है ना तरह तरह के इनोवेशन करते रहते हैं। अच्छा, फाइन ऑर्गेनिक्स में अभी ये फाइन एडिटिव्स प्रेफर क्यों किए जाते हैं? बिकॉज है ना ये हजार्डियस नहीं होते। एक तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना पोटेंशियली हजार्डियस केमिकल्स को अपन ये अब रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो अभी ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप देखोगे सभी लोग आजकल है ना नया नया मतलब जो फ्रेश फूड खाना चाहते हैं, तो उनमें ना ये सारी जो चीज़ें ना हजार्डियस केमिकल्स जो पहले यूज़ होते थे फूड वगैरह में, जैसे मैगी का बहुत बड़ा केस हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा हजार्डियस चीज़ें निकली थी। तो वो सारी चीज़ें अब रिप्लेसमेंट की जा रही है और है ना ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है, फाइन ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं उसका। और इसीलिए यहाँ पे ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये जो है बेसिकली बायो सेफ है, बायोडिग्रेडेबल वगैरह है, और इनका जो वेस्ट जनरेशन वगैरह है और यहाँ पे इनका मैनेजमेंट और प्रोडक्शन भी बहुत यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अच्छा, एक एट ए ग्लांस यहाँ पे खबर लेते हैं। 70 कंट्रीज में काम करते हैं, 1 लाख TPA का इनका यहाँ पे कैपेसिटी है। और ओवरऑल जो इनका प्लान है, मैं एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी बता ही देता हूँ। तो एक्सपेंशन प्लान कुछ ऐसा है कि 20,000 TPA का यहाँ पे प्लान है, टन्स पर एनम का यहाँ पे प्लान है। तो अगर अपन देखेंगे तो 20,000 में से 10,000 तो यहाँ पे जो इनका बेसिकली अंबरनाथ जो पातलगंगा में प्लांट है उसके लिए है, और 10,000 जो इनका जर्मनी में प्लांट है। इनके एक दो प्लांट और है जो कि बदलापुर में है, और अगर आप बदलापुर, अंबरनाथ और डोंबिवली में, ठीक है। तो बेसिकली उसी रेंज में मुंबई वाली जो रेंज है ना, ये वहीं पर ही है इनके सारे प्लांट्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे है ना कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं क्योंकि अच्छा, एक और बात ये भी है कि अगर आप देखोगे उस पर्टिकुलर बेल्ट में जो पुणे मुंबई वाली बेल्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ना FMCG इंडस्ट्रीज है। जैसे कि अगर अपन देखेंगे बहुत सारे वहाँ पे जो जूसेस वगैरह है ना वो वहीं पे ज़्यादा बनते हैं, जैसे सूला वाइन यार्ड और ये सब जो है ना वो वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं। इनके 180+ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 750 कस्टमर्स हैं, 450 इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह की इनकी यहाँ पे कस्टमर रीच है, हाई परफॉर्मेंस और वो सब, ठीक है। अच्छा, इनकी जर्नी अपन फटाफट देख लेते हैं। तो अगर आप इनकी जर्नी देखोगे ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना इनोवेटिव और यहाँ पे ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाली है। अच्छा, अगर आप देखोगे इनकी यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट थी रमेश शाह और प्रकाश कामत ने करी थी एज अ पार्टनरशिप फर्म। फिर इन लोग ने अपना सबसे पहला प्लांट 2006 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अंबरनाथ में लार्ज फैसिलिटी चालू करी थी। फिर फूड एडिटिव्स का काम डोंबिवली में किया था 1973 में। उसके बाद अगर आप 1988 में देखोगे तो यहाँ पे इन लोग ने काम किया था, अंबरनाथ की फैसिलिटी को यहाँ पे अगर आप देखोगे चालू किया था, फिर बदलापुर की फैसिलिटी को चालू किया था, और फिर फाइन ऑर्गेनिक्स एज अ कंपनी 2002 में बनाई गई थी, पार्टनरशिप से कन्वर्ट किया था। 2005 में इन लोग ने अपनी R&D फैसिलिटी चालू करी, और फिर एक और यहाँ पे फैसिलिटी नहीं खोली यहाँ पे अंबरनाथ के अंदर। फिर उसके बाद उसका एक्सपेंशन किया 2008-12 में। अच्छा, फिर ये लोग है ना बाहर चले गए, नीदरलैंड्स की एक JV के साथ इन लोग ने बेकरी बेस्ड जो कि मैन्युफैक्चरर है उससे जीलैंडिया अगर आप देखोगे इंटरनेशनल के साथ एक JV बनाई थी। फिर अंबरनाथ में वापस एक्सपेंशन किया, और यहाँ पे एक इनकी 2 कंपनीज थी, फाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फाइन स्पेशलिटी सर्फिकेंट्स, उसका यहाँ पे मर्जर किया। और उसके बाद अगर आप देखोगे उसको अमेलगेमेट करके IPO इनने लॉन्च किया 2018-19 में। अगर आप देखोगे तो उस टाइम इनने IPO अपना लॉन्च किया। तो ये सारी चीज़ें थी, और इनका जो अगर आप देखोगे इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह वो ठीक है, उसमें अगर आप देखते हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी इनकी सक्सेस क्या है, देखो ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और इनका रेलेंटलेस फोकस है, और ये इस तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैंने बताया था, और बिजनेस मॉडल जो है ना बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोग इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। इनके जो मेजर पीयर है वो एक तरीके से गैलेक्सी सर्फिकेंट्स और आरती सर्फिकेंट्स है। फिर वहीं पे इनकी डोमिनेंट पोजीशन है,
और जो टीम वगैरह है वो एक्सपीरियंस और R&D और कस्टमर बेस पर अपन ने ऑलरेडी बात करी है। चलिए, अगर आप देखो कि स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इन हाउस डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे स्पेशल एडिटिव्स जिन में काम करते हैं उनके लिए नए नए प्रोडक्ट करते रहते हैं, और मिनिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ सारा काम किया जाता है। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, नए मार्केट्स और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। और अगर आप देखोगे, अच्छा, ये वाली जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत हाईली रेगुलेटेड है। हाईली रेगुलेटेड इसलिए है क्योंकि ये जिस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव्स हो गए और ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इनमें ना गवर्नमेंट और वो सब इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अमाइंस वाली जो इंडस्ट्री ना वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है क्योंकि वो है ना फार्मा कंपनीज़ को देते हैं, और वैसे ही ये वाली जो है ये फूड इंडस्ट्री को ज़्यादा काम करके देते हैं। तो इनका यहाँ पे जो रेगुलेटर होता है वो FSSAI होता है, और इसी कारण यहाँ पे हाई एंट्री बैरियर होता है, ठीक है। हर किसी को यहाँ पे ना रेगुलेटर का अप्रूवल नहीं मिलता है, और यही अगर कंपनी ने बताया कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। और प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड है, और यहाँ पे हाईली यहाँ पे अगर आप देखोगे सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड है। इसके बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ों में बात करेंगे। अच्छा, अगर आप देखोगे ये जो ऑलियो केमिस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर आप देखोगे बहुत सारे तरह तरह के यहाँ पे जो वो है ना रबर्स और वो सब इंजीनियरिंग और इमल्सीफायर्स वगैरह का काम करती है। अगर आप देखोगे इमल्सीफायर के अंदर ये बहुत बड़े प्लेयर है, और जो बेवरेज क्लाउडिंग एजेंट वगैरह का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत तरह तरह के फॉर्मुलेशंस वगैरह बनाती है। और वहीं पे अगर देखोगे ये कॉस्फा के अंदर काम करती है, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें होती है। अगर आप देखोगे क्रीम, लोशंस, ऑइंटमेंट्स वगैरह में जो केमिकल्स काम आते हैं ना वो ये सारे काम करती है। फूड एडिटिव्स वाला जो एक बेसिकली बिजनेस है, अगर अपन बात करते हैं उसकी, तो फूड एडिटिव्स, पॉलीमर एडिटिव्स और एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स। फूड एडिटिव्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे तरह तरह के जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इनका काम आता है, ठीक है। और ये ना शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेड है, ब्रेड की अगर आपको लाइफ कैसे बढ़ानी है, 1 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा कैसे करना है, तो यहाँ पे फूड एडिटिव्स का काम आता है। पॉलीमर एडिटिव्स बेसिकली है ना परफॉर्मेंस प्रोडक्ट होते हैं जो तरह तरह के है ना प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखो ये कोटिंग्स वगैरह जो होती है ये बेसिकली है ना डिफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, ताकि जो वेटिंग और डिस्पर्सिंग एजेंट और मतलब थिकनिंग और ये सब चीज़ें होती है ना, अलग अलग तरह के काम आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन एडिटिव है जो बेसिकली अगर आप देखोगे एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाती है, और एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं इनके जो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे स्पेशलिटी एडिटिव्स है जो एक इनका अदर सेगमेंट है जो बाकी एडिटिव्स में काम करती है। और फिर यहाँ पे इमोलिएंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स में जो काम आने वाले केमिकल्स हैं उनके लिए ये लोग काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जेल, पेस्ट, लोशन, क्रीम वगैरह में इनका काम होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे इनका बिजनेस मॉडल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एंट्री बैरियर्स है। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर स्पेशल एडिटिव्स में बहुत ज़्यादा कम प्लेयर्स हैं, ठीक है। और उसी के अलावा अगर आप देखोगे इनका जो इम्पैक्ट है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ पे आता है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने भी बोला है कि रेगुलेटरी जो वो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसी के अलावा जो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है और कंपनी है ये बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव, और यहाँ पे एक्सपर्टाइज चाहिए, और प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसी के साथ यहाँ पे कंपनी ने ये भी बताया कि इनका अर्ली मूवर एडवांटेज होता है। अगर आप देखोगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये लोग जो अभी हैं उसके अंदर इनको है ना बहुत अर्ली मूवर एडवांटेज है, और आने वाले टाइम में इसकी बहुत जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और उसी के अलावा यहाँ पे जो कस्टमर के भी बारे में एक बार कंपनी ने बताया था, मैं अगर यहाँ पे तो मेरे को दिख नहीं रहा है बट मैंने जितना पढ़ा था तो मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ। अच्छा, ये रहा, यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि है ना ये जो इसके अंदर जो कस्टमर जुड़ता है ना, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अगर एक बार मैंने पार्टनरशिप कर ली, मान लो अपन है ना नेस्ले के साथ कर ली या बोरोसिल के साथ कर लिया, कुछ भी जो भी क्रीम वाली जो कंपनीज आती है, तो एक बार मैंने पार्टनरशिप कर ली ना तो मैं बार बार उस पार्टनरशिप को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्रीम लगाते हैं और क्रीम में अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो आप यहाँ पे फटाफट अपना प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे। वैसे अगर आप नेस्ले में कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, ब्रेड खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो जैसे अगर आपके फूड प्रोडक्ट्स में टेस्ट में चेंज आया तो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को बदल लेंगे, ठीक है। और इसीलिए अगर प्रोडक्ट का टेस्ट और यहाँ पर्टिकुलरली उसका जो यूजेज है वो आपका चेंज ना हो, इसलिए इनको यहाँ पे जो अपनी जो इनपुट वाली इंडस्ट्रीज होती है, जो इनपुट रॉ मटेरियल देती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा अपने को है ना बना के रखना पड़ता है। अगर फाइन ऑर्गेनिक्स के अलावा कोई और केमिकल देगा तो अगर वो क्वालिटी नहीं आई तो इनका एंड प्रोडक्ट पूरा का पूरा हिल जाता है, और इसलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनके USA और यूरोप में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
बेसिकली है ना वो है इनका वेयर हाउस है, और इनकी 2 जेवीज हैं। एक जेवी तो इन लोग ने अभी बनाई है जिसके बारे में मैं बता दूंगा। अच्छा, ये इनकी टीम है बेसिकली, जो प्रकाश कामत है और मुकेश शाह है, बेसिकली ये प्रमोटर फैमिली के टाइम से है, और जो पूरी शाह और कामत फैमिली है इसके अंदर, मोस्टली शाह फैमिली के लोग हैं जो मैनेजमेंट टीम में हैं। और अगर आप देखोगे ये लार्जेस्ट प्लेयर है एडिटिव्स के अंदर इंडिया के अंदर, और बाकी इनके जो प्रोडक्शन फैसिलिटी फुल्ली ऑटोमेटेड है, और बहुत ही कम ग्लोबल प्लेयर्स है फूड इमल्सिफायर्स के अंदर। और वहीं पर अगर आप पॉलीमर एडिटिव्स के अंदर भी इनकी यहाँ पे बेसिकली लीडरशिप है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन एडिटिव्स बनाने का ये जो चलन चल रहा है ये बहुत ज़्यादा है। और देखो क्या होगा ना, ग्रीन एडिटिव्स आने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी काम करेगा, क्योंकि अगर आप है ना हार्मफुल और केमिकल जो पोल्यूटेड केमिकल्स वाले यूज़ करोगे ना, तो आप यहाँ पे जो आपका जो ग्रीन अभी अगर आप देखोगे तो सभी को है ना नेट कार्बन जीरो होना है, यहाँ पे पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के खिलाफ बहुत सारे कंपनीज है ना वो होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने बोला कि हम लोग ने डिविडेंड कंटिन्यू रखा है, अब एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे लोन वोन भी दिया है, किसी को जॉब नहीं काटी, और फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल इकोनॉमी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री अगर अपन देखते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे, अभी है ना कंपनी ने इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो यहाँ पे जो सारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना 2023 से अगर आप कंपेयर करते हो 2023 तक, तो है ना डबल डिजिट ग्रोथ नहीं है, बहुत सिंगल डिजिट ग्रोथ है। और वही एक यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर आप देखोगे पॉलीमर एडिटिव्स या फूड एडिटिव्स की, अगर आप ये ग्रोथ देख लो ना, ये बड़े बड़े जो फिगर दिख रहे हैं ये ग्रोथ है, 2023 तक कितने % की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर जो ग्रोथ है ना वो कम है। और यहाँ पे शेयर प्राइस के अंदर जो ग्रोथ आई है आप सभी को पता है, खतरनाक ग्रोथ है। अच्छा, पर रेवेन्यू के अंदर कोई चेंज आया क्या? नहीं आया है, ठीक है। अपन FY21 के रेवेन्यूज को भी कंपेयर कर लेंगे, वो शायद है ना पीछे से ओवरऑल कम भी है। इंडिया की इंडस्ट्री को अगर अपन देखते हैं तो बेकरी, डेयरी और कन्फेक्शनरी और कन्वेंस एंड अदर्स में काम आता है। और इसी के अलावा यहाँ पे आने वाले टाइम में जो तरह तरह की नई नई है ना FMCG कंपनीज आ रही है, और हेल्थियर और बेटर ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ रही है, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेज और पैक्ड फूड की तरफ ये उनका बदल रहा है, ठीक है। और इंडिया में जो मार्केट शेयर अगर अपन देखते हैं ये पॉलीमर एडिटिव्स का, तो पॉलीमर एडिटिव्स में भी बहुत सिंपल ग्रोथ है, पैकेजिंग, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव, यहाँ पे 4-5 इंडस्ट्रीज है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो नए नए तरह की यहाँ पे अभी बहुत सारी बातें बताइए कि ये क्या 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 इनके ग्रोथ ड्राइवर्स है। तो अगर आप देखोगे प्लास्टिक मटेरियल है ना, हर जगह आजकल प्लास्टिक का कम यूज़ हो रहा है, और वहीं पे ये इसके एडिटिव्स को यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे नॉन टॉक्सिक को हटाया जा रहा है, नए पॉलीमर एडिटिव्स को लाया जा रहा है, और वही सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के प्लास्टिक को ही रिप्लेसमेंट करने का काम करती है। अदर स्पेशलिटी एडिटिव्स जो इनका थर्ड बिजनेस सेगमेंट है, उसमें क्या क्या होता है, फीड न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो ग्रोथ है यहाँ पे जो अगर आप देखोगे अदर न्यूट्रिशन में ये 2 ही सेगमेंट है जिनकी डबल डिजिट में ग्रोथ है। और कॉस्मेटिक्स ऑफ अगर आप देखोगे उनके अंदर ग्रोथ है, क्रीम, लोशन, स्किन केयर वगैरह बनाती है, फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, और लुब्रिकेंट्स वगैरह और इनके अंदर यहाँ पे बनाने का काम आती है, ल्यूब एडिटिव्स जो इनको अपन बोलते हैं। फिर एडिटिव्स कोटिंग, यहाँ पे जो स्पेशलिटी पेपर, प्रिंटिंग, इंक्स और कोटिंग मटेरियल के अंदर काम आता है। फिर रबर में अगर ये इनका मटेरियल काम आता है, जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह अपनी बनती है ना, रबर की बड़ी बड़ी बेल्टें बनती है जो मशीनों पर लगती है, वो उसमें काम आता है। और यही इनके बेसिकली अभी ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं, जो अगर आप देखोगे तो जैसे कि स्पेशलिटीज़ में अगर आप देखोगे ना, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वो होता है, फिर फार्मा की अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें, ऑटो सेल्स वगैरह रिवाइव हो रही है, और ये सारी चीज़ें। तो आप अभी तक अगर आपने समझा हो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को ये लोग सर्व कर रहे हैं, है ना, तरह की मतलब है, मतलब ऑटोमोबाइल से लेके क्रीम लोशन वाली कंपनी तक को काम कर रहे हैं। तो ये आप समझो कि कितना डाइवर्सिफाइड है। दो यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट सबका अलग अलग है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप को जानना था ना कि अभी रॉ मटेरियल का प्राइस कैसे बढ़ा है, तो ये आप देख लो। अगर आप देखोगे तो ये जो जनवरी से मार्च का जो पीरियड था, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई पे था, और इसी कारण से रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ी है, और इसी कारण से इनके जो मार्जिन है उन पे इम्पैक्ट आया है, और इसलिए इस बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है। बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये जो इन्फ्लेशन का यहाँ पे एक बार पीक आया था, वो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कम होने लगा है। तो अगर आप देखोगे मई में जो कंपनी ने बताया है कि बेसिकली जो इनके मेजर रॉ मटेरियल्स है, रिफाइंड ऑयल वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे कम हुआ है। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी आप देख सकते हो YoY जो ग्रोथ है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिली है। अगर अपन देखते हैं तो FY21 में अगर आप देखते हो EBITDA के अंदर जो है और पैट के अंदर यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर अपन देखते हैं बाकी जो हाइलाइट्स है वो अगर Q3 Q4 को अगर Q1Q बेसिस पे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे 0 ग्रोथ है, और बहुत ही सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। और शेयर प्राइस में जो ग्रोथ आई है वो तो भैया आपको पता ही है कितनी आई है। और यही प्रॉब्लम होती है, अगर यहाँ पे कंपनी का बिजनेस में के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी शेयर प्राइस में है ना, उसके लगभग पास भी नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, और वही हो रहा है। ठीक है, अपन उसके बारे में
में भी बात करेंगे। ये स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पहले 23% का EBITDA मार्जिन था ना FY21 में, सीधा 6% से डाउन हुआ है। और अगर अपन देखेंगे बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज ने इस बार अपने EBITDA मार्जिन के अंदर एक्सपेंशन किया है। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरोसिन, और वहीं पे अगर अपन बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज पे फोकस करें तो उनने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री के नॉर्म से थोड़ा हटके है। और कैश और पैट मार्जिन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और है ना EBITDA मार्जिन जो है ना वो ऑपरेशनल यहाँ पे बेसिकली कैपेसिटी और इनकी वो फंक्शनिंग बताता है। अच्छा, बाकी अगर अपन देखेंगे तो ये वापस पैट मार्जिन के बारे में, ये जो है ये कैश पैट और कैश मार्जिन था, ये पैट मार्जिन है। तो पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो वापस 6% से कम हुआ है। और यही सब चीज़ें फ़र्क पड़ती है। रेवेन्यू के अंदर कोई खास ग्रोथ है नहीं, ये अपन अगर देखते हैं तो स्टैंड अलोन बेसिस पे बातें थी। अगर अपन देखेंगे डेप्ट वगैरह, ये कैपिटल डेप्ट अगर आप देखते हो तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो जो है अभी बेसिकली कम हुआ है, तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और वहीं पर अगर अपन देखेंगे कंपनी ने जो टारगेट दिया है जो नेट डेप्ट का, अगर अपन देखते हैं FY21 में जो अभी आ रहा है वो -0.24 का यहाँ पे इनका नेट डेप्ट टू इक्विटी का रेशो आया है, जो कि अच्छी बात है। तो वो सारी चीज़ें, और रिटर्न ऑन ROE का जो प्रोफाइल है और ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ROC का जो प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिली है। और स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस अभी ठीक है, देख लिया है। अच्छा, कंसोलिडेटेड की बात करेंगे। अगर आप रेवेन्यू देखोगे बहुत सिंपल ग्रोथ, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, बार बार जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वही हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो नेट डेप्ट टू इक्विटी अभी 0.23 रह गया है, और वहीं पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो कम हुआ है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसी के अलावा अगर अपन बात करते हैं इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत बुरी तरीके से अगर आप देखोगे तो अफेक्ट हुई है, 27% से 18%। और वहीं पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी 10% कम हो रहा है। मतलब ये जो कुछ रेशोज़ है रिटर्न के और मार्जिन के वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर अपन देखें परफॉर्मेंस को Q4 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैट मार्जिन कैसे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पे EBITDA मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो कम हो रहा है। वहीं पर अगर अपन देखें पिछले साल से भी कंपनी का EBITDA मार्जिन कम हुआ है। और इस बार कम होने के यहाँ पे दो रीज़न जो मेरे को लग रहा है कि एक तो देखो है ना इन्फ्लेशन आ गया था Q4 में, उसके कारण फ़र्क पड़ा है। बट यहाँ पे एक और अच्छा रीज़न था, कंपनी के EBITDA मार्जिन ज़्यादा हो सकते थे, क्योंकि अगर आप देखोगे 6 से 7-8 महीने जो इस बार है ना वर्क फ्रॉम होम में काम हुआ है। और यहाँ पे एक्सटेंडेड जो बेसिकली है ना सबको घर से काम करवाने में क्या होता है ना, एम्प्लॉय पे खर्चा बहुत कम आता है। बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। बेसिकली कंपनी ने भी बोला कि हम लोग ने किसी की सैलरी वगैरह नहीं काटी है। तो वो देखिए वो तो एक है ना सोशल इकोनॉमिक मैटर है, तो वो सारी चीज़ें एज अ शेयर होल्डर अभी वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। GP मार्जिन भी कम हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही फ्लैट ग्रोथ रही थी, बट पैट यहाँ पे बुरी तरीके से थोड़ा अगर आप देखोगे तो इंपैक्ट हुआ है। 164 करोड़ से 120 करोड़ का यहाँ पे पैट आया है, और EPS भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना ये बाजार को पसंद नहीं आई। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आते हैं खतरनाक। टोटल इक्विटी अगर अपन देखें तो 730 करोड़ यहाँ पे इनकी नेटवर्थ हो गई है। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर अपन बात करते हैं, बोरोइंग्स यहाँ पे वो कम हुई है, जैसे कि अपन ने देखा नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशो में, और वहीं पे करंट लाइबिलिटीज़ थोड़ी बहुत बढ़ गई है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेसिकली है ना 60 करोड़ की इनकी जो डेप्ट है और बड़ी डेप्ट, और अगर आप जो शॉर्ट टर्म डेप्ट देखो 154 करोड़ है। और इनके पास कैश बैलेंस कितना है, अगर आप देखोगे 259 करोड़ का कैश बैलेंस पड़ा है और कुछ 4 करोड़ का पड़ा है। तो इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो और इससे कंपेयर करते हो तो कंपनी नेट डेप्ट फ्री है। कंपनी के पास कैश ज़्यादा है, डेप्ट कम है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपको मेरी राय वगैरह बता ही देता हूँ क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे जो रीज़न है ना वो है लो फ्री फ्लोट। अच्छा, लो फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो प्रमोटर का स्टेक है ना 75 है, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा किसी भी कंपनी में ना प्रमोटर स्टेक नहीं रख सकता। बट इससे क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अभी ऑक्सीजन की कमी आई थी ना, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का भाव बढ़ गया। अभी बाजार में क्या है, इसके शेयर ही कम है, क्योंकि 75% तो प्रमोटर के पास है जो रोज रोज ट्रेड होते नहीं है। तो 25% ही शेयर है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अभी आपने समझा फाइन ऑर्गेनिक्स अच्छी चल रही है तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने के कारण अभी शेयर्स तो लिमिटेड ही है, बहुत कम शेयर्स हैं इनके मार्केट में, तो इसके कारण शेयर प्राइस और ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा अपन ने किसमें देखा था, डीमार्ट में देखा है, रुचि सोया में देखा है, ठीक है ना। तो ये लो फ्री फ्लोट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बार बार बहुत ज़्यादा कंपनीज में है ना एकदम एक्सेसिव प्राइस लेके आता है। और अगर अपन देखेंगे डीमार्ट में से बिल्कुल मत कंपेयर करिए, डीमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। प्रमोटर के बाद अगर अपन बात करें DIIs और FII का स्टेक जो है, FIIs ने स्टेक कम किया है, DIIs ने स्टेक बढ़ाया है। मैं हर बार बोलता हूँ उनके स्टेक में जो कोई चेंजेस आते हैं तो उसको अपने को बस देख लेना चाहिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लेना चाहिए।
उनकी ट्रेडिंग को कभी भी ब्लैंक यहाँ पे अगर आप देखो कि ब्लाइंडली यहाँ पे कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पी रेशोज़ की अगर बात करें, यहाँ पे जो मैंने अभी पी कैलकुलेट किया था वो करीबन जो चल रहा था वो 70 के आसपास चल रहा था। अच्छा, ईवी टू EBITDA रेशो 41 का जो बहुत ज़्यादा है, प्राइस टू बुक रेशो 12.6 है जो भी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे करंट रेशो तो ठीक है, चलिए डेब्ट टू इक्विटी वगैरह बहुत कमी है। ROE इस बार तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं, जो कि मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम में लग रहे हैं। अपन इसको यहाँ पे गैलेक्सी सर्फेकेंट से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, गैलेक्सी सर्फेकेंट इससे बड़ा बिजनेस करती है, उसकी नेटवर्थ भी ज़्यादा है, उसका प्राइस टू बुक रेशो भी कम है, और ईवी टू EBITDA रेशो भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। बट यहाँ पे पी रेशो अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। OPM जो है उसका 17% है, उसका 15% था, ठीक है ना। और ROC और ROE के जो फिगर्स हैं उनके ज़्यादा अच्छे, मतलब गैलेक्सी सर्फेकेंट्स के ज़्यादा अच्छे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट लेके आ रही है। बट अभी अगर अपन देखिए जो पी रेशो की हिस्ट्री है, अगर अपन देखते हैं तो ये अभी जो पी रेशो चल रहा है ना, बहुत हाई पे चल रहा है। अगर आप देखोगे इतना हाई पी रेशो कभी बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत पी री रेटिंग होगी, ठीक है। और अपने को अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। अपन टेक्निकल चार्ट्स पे ही चलते हैं, चलिए। तो यहाँ जो टेक्निकली अभी चार्ट है ना बहुत वीक है, ये हाई बनाया और ये वापस टूट गया, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये वापस ये जो जोन है ना, अभी 2900 वाला जो जोन है, अगर ये तोड़ता है, ये 2900 का जो अभी जोन है, अगर ये टूटा तो सीधा वापस अपने को जो 2400 का सपोर्ट जो बना हुआ है ना, जो बहुत टाइम तक पहले था 2400 वाला लेवल, वही एक अच्छा जोन है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को बाय करना है ना, 2400 वाले ही सपोर्ट लेवल के लिए वेट करेंगे, ठीक है। बाकी थोड़ी थोड़ी बाइंग आप स्टैगर्ड कर सकते हो। अगर 2900 का सपोर्ट नहीं टूटता है और यहाँ पे बहुत दिन तक ट्रेड करता है, 10-15 दिन तक 2900 पे ट्रेड करता है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहेंगे, वापस वही अपन टारगेट रखते हैं जो अभी हाई बनाए हैं 3400 रुपये तक के। अगर जो अपन बात करें, जो हाई बनाया है 3400-3500 रुपये का एक बार टारगेट रखते हैं। और कोई शॉर्ट टर्म के लिए मुझसे पूछना चाहता है कि क्या टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप यहाँ पे 3100-3200 रुपये तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। और अच्छा, जिन लोगों ने रिजल्ट के चलते लिया था और अभी फंसे हुए हैं और उनका शॉर्ट टर्म यहाँ पे आउटलुक है, तो वो अभी एक बार थोड़ा वेट करें। ये 2900 का कुछ ऐसा लेवल है कि यहाँ पे अभी मेरे को लगता है अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी हुई तो यहाँ पे फिर सीधा 3100-3200 के लेवल दिखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अपन एक जो शॉर्ट टर्म जो अपना सपोर्ट लेवल है उसके करीब है। और बाकी अगर आप देखोगे तो हर बार यहाँ पे है ना, इसने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करी 3200 के बाहर, ठीक है। और वहीं पे जो एक मेजर जो अपना सपोर्ट बनाता है ना, ये बार बार 2400 के लेवल पे बनाता है, और उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है ना इतना मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। अभी रिजल्ट्स के चलते दिया था, पहले भी वापस एक रिजल्ट के चलते ही दिया था। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अपने को थोड़ा यहाँ पे ओवर वैल्यू है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने का है। बाकी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। यहाँ पे एक थोड़ी अलग ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के बारे में आज अपन ने समझा है। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल में को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम और ट्विटर पे आइएगा, और इंस्टाग्राम पे आ जाइए तो हम आपको इन्फोग्राफिक्स भी दिखा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।